के फोकस की। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान कर दी गई। नया कैपिटल गेन टैक्स पर सरकार ने लोकसभा में संशोधन पेश किया और करदाताओं को नए और पुरानी व्यवस्था में चयन का विकल्प दिया है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इंडेक्सेशन के नियमों को आसान बनाया गया है। उधर स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी के मुद्दे पर भी विपक्ष पर वित्त मंत्री ने राजनीति करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में 2 दिनों तक विधेयक पर चर्चा की गई। वित्त विधेयक में कराधान और सरकारी खर्च से जुड़े अलग अलग प्रस्ताव शामिल हैं। वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से रियल एस्टेट कंपनियों की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिहाज से कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक में ताजा संशोधनों के बारे में जवाब देते हुए कहा कि 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई संपत्ति के लिए करदाता बगैर इंडेक्सेशन के 12.5% और इंडेक्सेशन के साथ 20% की दर का विकल्प चुन सकते हैं। It was no revenue consideration for which we removed the indexation provision. We wanted to bring in simplification. We wanted to treat all assets equal, all asset class equal, and therefore we brought it in. But if people are clear that indexation is what they want, we've now given that option as well. So there is no revenue consideration or greed for more money to earn from people who have invested in their house. It is only to simplify that we brought that in. वित्त मंत्री ने चर्चा पर जवाब में कहा कि बजट में स्टार्टअप कंपनियों के लिए एंजल टैक्स को हटा दिया गया है और शेयर्स पर कैपिटल गेन की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसका फायदा मध्यम वर्ग को मिलेगा। नई टैक्स व्यवस्था को लेकर करदाताओं के बढ़ते रुझान पर वित्त मंत्री ने कहा कि 5.25 करोड़ लोगों ने नई टैक्स रिजिम में आयकर रिटर्न दाखिल किए हैं। विपक्ष द्वारा स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी पर फैसले लेने का अधिकार संसद का नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल का है और सवाल उठाया कि विपक्ष ने अपने राज्य सरकारों के साथ इस मुद्दे पर बात की है या नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से हर स्टेट में प्री जीएसटी टैक्स लगता था। ये नया विषय आज नहीं आया है और जीएसटी पैदा होने के बाद नहीं आया, हर स्टेट में था पहले। आज आकर इधर प्रदर्शनी करने वाले हर एक से मैं पूछ रही हूं, आपके स्टेट में पहले बात की है क्या? उसको हटाओ, नहीं किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई कई आधिकारिक संशोधनों को स्वीकार करने और विपक्ष द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को खारिज करने के बाद वित्त विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया गया। अब इस विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाएगा और इसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शुभ भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वित्त विधेयक और साथ ही साथ जो आरबीआई की मौद्रिक नीति है उस पर हम बात करेंगे। शुभ में बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये जो कैपिटल गेन टैक्स का मामला था जिसको इंडेक्सेशन के साथ बजट में लाया गया था, अब ये विकल्प दे करके जिस तरह से हम रिटर्न पे हमारे पास विकल्प है कि हम पुरानी रिजीम और नई रिजीम में चुन सकते हैं, उसी तरह से कैपिटल गेन पर भी अब वित्त मंत्री ने रास्ता साफ कर दिया। कन्फ्यूजन शायद अब दूर हो गया होगा। कन्फ्यूजन तो बिल्कुल ही दूर हो गया है एंड कन्फ्यूजन दूर होना भी चाहिए था। क्योंकि टैक्स में जो भी बदलाव है, मेरा मानना है कि वो सारी चीजें कुछ धीरे से किया जाए। यानी कि वित्त मंत्री का जो एक डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब चीजों में चूंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तब किए थे जब इनको पता नहीं था कि इसके बदलाव होंगे, तो एक टाइम लिमिट यानी कि 2 साल वगैरह अगर रखा जाए तो मुझे लगता है कि वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे लोगों को अपना टैक्स प्लानिंग में आसानी है। अभी जो वित्त मंत्री जी ने जो फाइनेंस बिल में जो संशोधन किए हैं उससे यही होता है कि नए टैक्स रेजिम में जाने से पहले इन्वेस्टर्स देख सकते हैं कि पुराने टैक्स रेजिम में इंडेक्सेशन लेकर उनको बेनिफिट होगा या नहीं। और बेसिकली ये मैं कह देता हूँ कि ये हाउसिंग का सेल ज्यादा कौन करते हैं? जनरली स्पेकुलेशन में ही होता है ना, सेकेंड हाउस में, फर्स्ट हाउस में नहीं होता है। मैं घर खरीदा, घर में रहूंगा, उसमें तो कोई टैक्स का होता नहीं है। ये होता है उसमें जिसमें मैंने सेकंड हाउस खरीदा, तो मैं ऑटोमेटिकली एक इन्वेस्टमेंट का आइडिया से चल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करना कोई खराब बात नहीं है। तो वित्त मंत्री जी ने जो आइडिया दिए हैं, जो एडवांटेज दिए हैं कि भाई हम सेकंड बारी में, मतलब हम टाइम देंगे लोगों को कि भाई
अगर इसमें रहना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो अगर नए टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो वो भी स्वीकार है। आई थिंक इज अ वेरी गुड मेजर। और शुमा जी, जिस तरह से सरकार लगातार ये कह रही है कि हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम हर जो जटिलताएं हैं टैक्स के रास्ते में उसको दूर करना चाहते हैं, ये जो प्रपोजल्स दिए गए हैं और एक हिंट भी दिया गया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू भी कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स रिजीम का, आपको लगता है कि हम एक सिंप्लीफाइड डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, और खासकर इन सभी चीज़ों को अभी डायरेक्ट टैक्स रिव्यू में इन सब चीज़ों को लाया जाएगा, क्योंकि सेविंग्स के ऊपर किस तरह का रवैया रहेगा सरकार का, उसका सोच विचार करने का समय मिलेगा। ये डायरेक्ट टैक्स कोड जो आएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में मैं बता दूं अजय कि ये कई सालों से इसके बारे में चर्चा चल रही है कि जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में सिंप्लीफाई करके जीएसटी बनाया गया है, उसी तरह डायरेक्ट टैक्स भी एक यूनिफाइड टाइप ऑफ टैक्स होना चाहिए। तो इसमें बेहतर हो, इसमें बेहतर होता है कि भाई ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए सिस्टम क्लियर रहे और जो बदलाव आएंगे वो ग्रेजुअली आए। तो ये सब बिंदुओं पर डायरेक्ट टैक्स का चर्चा करना है, डायरेक्ट टैक्स रिजीम को जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की जो बात वित्त मंत्री जी ने कही है वो दैट्स अ गुड आइडिया, एंड अभी ये सारी चीज़ें उनमें लाया जाएगा। शुमा जी, अब हम बात करते हैं ये जो जीएसटी का मुद्दा है, हेल्थ बीमा पर जो जीएसटी की मांग विपक्ष कई सारे जो सदस्य हैं वो कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे संसद में, इसको वापस लेने की बात कर रहे थे। अब वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई पहले आप जीएसटी काउंसिल के पास जाइए, वो रिकमेंडेशन करेगी, उसके बाद हम संसद में कोई संशोधन लेकर के आ सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये अब रास्ता जीएसटी काउंसिल के पास एक तरह से बॉल जो है उनके कोर्ट में डाल दी है वित्त मंत्री ने? ये पहले से ही था अजय, क्योंकि जीएसटी में कोई भी रेट का बदलाव, कट या बढ़ाना या कोई भी बदलाव आएगा जो वो जीएसटी काउंसिल ही करेंगे। इसमें केंद्र सरकार बजट के थ्रू से इस कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए जीएसटी काउंसिल के पास ही था। इसमें ऑफ कोर्स हर मुद्दों पे होता है कि एक हवाबाजी होती है, एक चर्चा होती है, क्योंकि लोगों ने बोला है कि भाई जीएसटी में बदलाव होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 18% टैक्स रेट कुछ ज़्यादा ही है, और बहुत सारे आइटम के साथ ये सारा आइटम वो है जो एसेंशियल है, लक्जरी नहीं है। तो लक्जरी चीज़ अगर नहीं है तो उसके ऊपर रेट्स कम रहे ज़रूर, लेकिन कम रहे जो रीजनेबल। तो लेकिन इट्स अल्टीमेटली जीएसटी काउंसिल, यानी कि स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है वो और केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर्स, उनको मिलकर ये डिसाइड करना पड़ेगा। मुश्किल ये है कि भाई जैसे जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है तो किसी भी स्टेट में ये उत्साह, दिलचस्पी नहीं दिख रहा है कि वो रेट्स में कमी आए जी। लेकिन रेट्स में कमी लाने रेट रैशनलाइजेशन को लेकर के जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनी है, वो भी शायद अब रिपोर्ट देगी अगली काउंसिल मीटिंग में, जिसमें हो सकता है कुछ चीज़ों में रिवीजन आए जीएसटी उसमें आएगा। लेकिन जीएसटी इंश्योरेंस की बात नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसमें आएगा जी तक होगा जी। शुमा जी, अब चलते चलते आरबीआई की पॉलिसी अब थोड़ी देर में आने वाली है, आपकी क्या उम्मीद है रेपो रेट को लेकर के, खासतौर पर जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है उसके मद्देनजर? जनरली सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि भाई हम इस बार ही आरबीआई अपना रेट फिर से 6.5 पर रखेंगे, लेकिन आई टेक ए कॉन्ट्रास्ट स्टैंड दो वजह से। एक कि इन्फ्लेशन सामूहिक दर से 5.08 पे से किया है, वो सिर्फ लास्ट में, पर ओवरऑल इन्फ्लेशन आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशन है बिटवीन 2 and 6% के बीच में रह रहा है। कोर इन्फ्लेशन तो बिल्कुल ही कंट्रोल में है। अगर हम इसको अगर देखें और फूड इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी अगर देखें, और आरबीआई के जो एमपीसी के जो मेंबर्स हैं जी, उन्होंने पिछले बार ही रेट को बरकरार रखने का डिसीजन बाय डिवाइडेड मेजॉरिटी ऑफ 4.4 to 2 में किए थे, यानी कि 4 जनों ने कहा था कट होना नहीं चाहिए, 2 जनों ने कहा था होना चाहिए। मुझे लगता है इस बार ही वो नंबर्स तादाद बदलेंगे, खासकर एमपीसी के मेंबर्स के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उससे लगता है कि रेट कट का एक माहौल बढ़ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जी दूसरी बात है कि यूएस का जो फेड है उसका रेट का डिसीजन इन सितंबर में आएगा ही, और उसके बाद आरबीआई का डिसीजन आएगा अक्टूबर में फिर से नेक्स्ट रेट का। इसलिए मुझे लगता है टू टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट मॉनिटरिंग जो आरबीआई का जो पोजीशन है, आरबीआई शायद इस बारी माइट थ्रो अ सरप्राइज, आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ
एक कॉन्ट्रापोजिशन ले रहा हूँ, तो कटिंग द रेट और सो दैट इकोनॉमी में अगर कोई इंसिपेंट वीकनेस आए, खासकर बहुत तरफ से, चारों तरफ से ग्लोबली प्रेशर आ रहे हैं, उन प्रेशर्स को और अच्छी तरह से कर देखने के लिए इट इज जस्ट पॉसिबल। शुभ जी, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही, आपने वक्त निकाला इकोनॉमी टुडे के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और चालू वित्त वर्ष में अगर जुलाई तक देखें तो 2.6 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया था। सरकार ने बुधवार को संसद में जानकारी दी है। सरकार ने 4 मई 2024 से प्याज निर्यात के प्रतिबंध को हटा दिया था और 550 मीट्रिक अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य और 40% के निर्यात शुल्क के साथ